मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और मैकेनिज्म आते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट आते हैं और ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डाल दूंगी वीडियो को, आप जाकर चेकआउट कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या होते हैं। तो सपोज दैट कि ए कोई रिएक्टेंट है और ये बना रहा है सी नामक प्रोडक्ट। ठीक है, ए कोई रिएक्टेंट है, वो सी नामक प्रोडक्ट बना रहा है। तो क्या ये ऐसे ही बन जाता है? जितना ये देखने में आसान दिख रहा है, क्या ये इतना ही आसान होता है? जी नहीं। ए रिएक्टेंट सी प्रोडक्ट को बनाने से पहले बीच में कुछ आयनिक स्पीसीज बनाता है, या कोई कंपाउंड बनाता है, या कोई चीज बनाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट बी बनाता है, तो ये बी पहले बनेगा, फिर ये बी सी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो बीच में रिएक्शन के बीच में जो बन रहा है, इसी को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच में बनने वाले आयनिक स्पीसीज, कंपाउंड्स जो भी बने, ठीक है, उससे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड तो बहुत ही कम केस में बनता है, मैक्सिमम केस में आयंस बनते हैं, रिएक्टिव आयंस बनते हैं, और ये आयंस बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ही कम समय के लिए डेवलप होते हैं और तुरंत ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको अब पढ़ना है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक होता है कार्बोकेटायन, एक होता है कार्बेनायन, एक होता है फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। बहुत सारे आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो मैकेनिज्म के थ्रू होता है, वो आपको आगे पढ़ना है। पहले आप समझेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है, कौन कौन से होते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो वो हम पहले आपको बताएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है कार्बोकेटायन, एक होता है फ्री रेडिकल और एक होता है कार्बेनायन। और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायंस, ठीक है, ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, जो आपके रिएक्शन के बीच में बनने वाला एक आयनिक स्पीसीज है, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है, बहुत ही कम समय के लिए ये बनता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोकेटायन क्या होता है? कार्बो का मतलब कार्बन, केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम कार्बोकेटायंस कहते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे सब मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। पहले आप इतना तो समझ गए ना कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। रिएक्शन के बीच में बनने वाले आयनिक स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। आयनिक स्पीसीज भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं किसी किसी केस में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायंस रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। तो कार्बोकेटायन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, व्हाट इज कार्बोकेटायन। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर इसकी स्टेबिलिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत पूछता है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस वगैरह होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कार्बोकेटायन को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी होगी। एक चीज फिजन, FISSION, ठीक है, मतलब टूटना। ये फिजन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फिजन मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। ओके, तो इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि फिजन क्या होता है। एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन और एक होता है हेट्रोलिटिक या लाइटिक, जो भी बोलते हैं इसको। होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है। दो टाइप के बॉन्ड फिजन होते हैं। फिजन का मतलब होता है टूटना, और किस चीज का टूटना? बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड फिजन दो होते हैं, एक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो इनको अगर समझ लेंगे तब आप कार्बोकेटायंस, कार्बेनायंस और फ्री रेडिकल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो यहां पर आप देखिए कि सपोज दैट, यहां पर दिख रहा है ना आपको, तो यहां पर देखिए ये आपका ए है, ये जुड़ा हुआ है किससे? सी से जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? ये जुड़ा हुआ है सी से, या मान लीजिए कि इसको हम बी मान लेते हैं। हाँ, अभी हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ए को जोड़ रही हूं बी से।
ये कोई प्रोडक्ट है, जैसे सपोज दैट NaCl है ना, कोई कंपाउंड, वैसे ही ये कोई कंपाउंड है AB। ओके, तो अब अगर ये किसी रीजन से किसी दूसरे किसी सॉल्वेंट के इफेक्ट में या कोई भी, या सन रेज के इफेक्ट में, या कोई केमिकल है, कोई रिएजेंट है, उसके इफेक्ट में ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कि इसने अपना भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने अपना भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तब जाकर कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तब जाकर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जिसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, एक तो ए का और एक बी का। ठीक है, तो अगर किसी दूसरे इफेक्ट की वजह से, जैसे सनलाइट की वजह से या रिएजेंट की वजह से या कोई सॉल्वेंट के इफेक्ट में अगर ये ब्रेक कर जाए, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाए, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ए का और एक बी का, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वापस ये ले ले अपना और ये इलेक्ट्रॉन वापस ये ले ले अपना। अब ये जो एरो का डायरेक्शन है, मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे बनाया है, आधा एरो बनाया है, पूरा एरो नहीं बनाया। पूरा एरो का मतलब लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, और आधा एरो का मतलब होता है, हाफ एरो का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। इज दैट क्लियर? तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे हाफ एरो देखेंगे, इसका मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ए का एक इलेक्ट्रॉन है उसने ले लिया, किसके बाद क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फिजन हो रहा है किसी अदर रीजन की वजह से, और इसने बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो दोनों ने जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो फाइनली क्या बना? फाइनली बना आपका ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसे बोलते हैं, जो बन रहे हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। जो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होता है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, कम समय के लिए बनता है रिएक्शन में और तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों ये हाईली रिएक्टिव होता है? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड, यहाँ पे थे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल थे, लेकिन यहाँ पे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन्हें एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये बहुत ही ज्यादा ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, अनस्टेबल फॉर्म में है, तो ये तुरंत ही रिएक्शन में बनते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है, ये जिस रीजन से बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसे बोलेंगे, इस बॉन्ड फ्यूजन को बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। यहाँ पे जो बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखाया है, इसको बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। मतलब ये कि फ्री रेडिकल्स किस बॉन्ड फ्यूजन से बनता है? तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनता है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। होमोलिटिक मतलब समान, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन अपना बांट लिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, मतलब समान मात्रा में बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये अलग हो जा रहे हैं, तो इसको फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बनते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की वजह से आपका फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना? मैं जल्दी ही माइक मैंने ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन, तो माइक आने वाला है, तो उससे आपको और अच्छे से मेरी आवाज सुनाई देगी। अभी अगर कुछ आवाज बाहर का भी आ रहा होगा, लेकिन अगर माइक आ जाएगा तो आपको और अच्छे से मेरी आवाज सुनाई देगी। तो अभी कुछ दिन और रुक जाइए, मतलब कुछ दिन क्या, मतलब 2-3 दिन और रुक जाइए। ठीक है, उसके बाद माइक आ जाएगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्री रेडिकल। अब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बारे में हम बात करें, तो जैसे NaCl जैसे कंपाउंड है, वैसे A-B भी कोई कंपाउंड है। ठीक है, A-B नामक कोई कंपाउंड है। इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक इसकी और एक इसकी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर यहां पर जो फ्यूजन हो रहा है किसी वजह से, जैसे कोई सॉल्वेंट ले लिया, कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया आपने, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है शेयरिंग के, तो अगर ये एटम ए एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये इस सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। अब यहाँ पर एरो जो है मैंने पूरा बनाया है,
फ्री रेडिकल में मैंने हाफ एरो बनाया था, बट यहाँ पे पूरा एरो बनाया है। इसका मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये ए ले लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। तो उस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ए के ऊपर नेगेटिव और बी इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया बेचारा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो स्पीसीज बन रहे हैं उसे बोलेंगे आयंस। आयन बन रहे हैं ना, ठीक है। और आयंस बन रहे हैं तो यहाँ पर आपके आयंस बन रहे हैं। आयंस तो बन गए भाई, आगे बताओ। आगे ये कि ए पे नेगेटिव चार्ज आया है तो इसे हम बोलेंगे कार्बन आयंस, ठीक है। बी पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसे बोलेंगे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन दोनों एक ही है, ठीक है। कार्बेनायन और कार्बोकेटायन किस बॉन्ड फिजन से बनते हैं? यहाँ पे जो बॉन्ड फिजन हो रहा है, आपको जो रेड कलर से दिख रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फिजन को बता रहा है। वो कौन सा बॉन्ड फिजन होगा यहाँ पे? क्योंकि दोनों ही जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ ले रहा है पूरा का पूरा। इसका मतलब वो ये हुआ कि वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन यहां पर हो रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है बात? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब होता है असमान। असमान मतलब कि एक जो है वो थोड़ा ताकतवर है और एक कमजोर है, तो ताकतवर ने दोनों ही रोटी उसका खा गया। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ए की बी से, तो इसने अपने शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इसका एक शेयरिंग था, इसका एक शेयरिंग था, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस ए ने अपने तरफ ले लिया, खींच लिया, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। और यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है ए माइनस बी प्लस। इस ए माइनस को हम कार्बन आयन और बी प्लस को कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन कहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो और ए से ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो यहाँ पर ए प्लस और बी माइनस बनेगा ना। तो उस केस में बी माइनस कार्बन आयन और ए प्लस कार्बोकेटायन हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्या समझाया मैंने? कि ये भी पॉसिबल है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव बनेगा ना हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से। तो ये हो जाएगा कार्बन आयन और ये हो जाएगा कार्बोकेटायन। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपका यहाँ पे क्या बने? आयंस। और कौन कौन से आयंस? कार्बन आयंस और कार्बोकेटायन। इसका मतलब ये हुआ कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद क्या बनता है? फ्री रेडिकल्स बनता है, फ्री रेडिकल्स, ओके। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद क्या बनता है? कार्बन आयन और कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि ए नेगेटिव बन रहा था, फिर प्लस बी पॉजिटिव बन रहा था। तो इस केस में ये जो आयंस बन रहे हैं ये हाईली क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मतलब इनकी टाइम जो होती है, लाइफ टाइम बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्बोकेटायंस होते हैं ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की वजह से बनते हैं। चलिए एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चंस ना रहे, ओके। कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हमारे मुंह से केवल क्वेश्चन ही निकलता है, ठीक है, लेकिन होता है क्वेश्चन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे आपका CH3Cl है, ठीक है, एल्किल हैलाइड है। तो अगर हम यहाँ पे कोई पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाता है Cl- के फॉर्म में और बनता है CH3। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो क्या बन गया? कार्बोकेटायन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की वजह से यहाँ पर कार्बोकेटायन आपके बन रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया ना? चलिए अब हम बात करते हैं कि इस CH3 का सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर खोलकर बनाऊं, ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा कार्बन का इस आयन में? ये बताइए पहले, ये हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, आप देख लेना, चैनल पे है। तो
तो यहाँ पर आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 3 है। लोन पेयर है, नो, लोन पेयर तो एक भी नहीं है इस बेचारे के पास। तो कितना हो गया, 3 का मतलब एक S 2 P, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये कि आपका कार्बोकेटाइन जो होते हैं उसमें जो कार्बन होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। कार्बोकेटाइंस में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। कौन सा कार्बन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। sp2 का मतलब क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा किसका, इस कार्बोकेटाइन का। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे तो मैंने रफ डायग्राम बनाया है ना, लेकिन जब इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं उसके बाद इसका डायग्राम बिल्कुल जियोमेट्री में होना चाहिए। जैसे ऐसे C के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब इस तरह से होगा कि एक हाइड्रोजन आपका अगर इधर होगा, हाँ, तो एक हाइड्रोजन आपका इधर होगा और एक हाइड्रोजन आपका इधर होगा। एक ट्राई एंगल के फॉर्म में यहाँ पे स्ट्रक्चर आपकी बनेगी, राइट। यहाँ पे आपकी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी। बीच में कार्बन है और तीनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में कार्बन के साथ है। इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ C, कार्बन एटम ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। यहाँ पे कोई भी स्पेसिस आप जोड़ सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को हटा के कार्बन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन फिर आपका बनेगा। तो इसे साफ कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको समझ में आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए आप अपना बहुमूल्य कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरी पढ़ाई, मेरे द्वारा पढ़ाई गई टॉपिक समझ में आ रही है, ठीक है। या कोई अगर कमी आप देखते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट करें। मैं माइक की व्यवस्था जल्द ही करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने भी देखा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बाकी की 3 वैलेंसी इसके हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। तो ये किस तरह का ये आपका स्पीसीज है। तो आप देखेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, चाहे वो किसी आयन से ले, चाहे वो किसी लोन पेयर वाले एटम से ले। तो किसी भी तरह से ये जो स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। ओके, तो इस वजह से ये किस तरह का काम कर रहा है ये मुझे बताइए। ये काम कर रहा है लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। इज दैट क्लियर। ये एक लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, क्योंकि हाईली रिएक्टिव हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस वजह से ये ऐसी जगह पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि यहाँ पे लोन पेयर है H2O के पास, ठीक है, ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे OH माइनस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये वहां अटैक करेगा जहां पे न्यूक्लियोफाइल हो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, किसी लेविस एसिड की तरह काम करता है। कौन, कार्बोकेटायन, ठीक है। ये कार्बोकेटायन के सिम्टम्स हो गए, उनकी स्पेशलिटी हो गई, जो भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये CH3 के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हम बोलते हैं मिथाइल केटायन, या इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, ठीक है। मिथाइल केटायन भी कहते हैं इसको, या बोलते हैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन, या इसको हम ओनली कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोनियम आयन भी आप इसे कह सकते हो। 3 नाम हो गए, मिथाइल केटायन भी कह सकते हो, प्राइमरी कार्बोनियम आयन भी कह सकते हो, या कार्बोनियम आयन भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका कि इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर CH3 को जोड़ दें, ठीक है। चलिए, यहां पर पॉजिटिव हो गया। अब बताइए कि इसका नाम क्या होगा। यहाँ पे मिथाइल केटायन था क्योंकि एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, तो इथाइल केटायन, ओके, ठीक है। अब ये चूंकि C+ एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन,
1 डिग्री कार्बोनियम आयन या 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी आप कह सकते हो। कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन एक ही है, ओके, कंफ्यूज मत होना। कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन एक ही है। आगे है ये इथाइल केटायन हो गया। एक और नाम इसका हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है? मिथाइल कार्बोनियम आयन। नेक्स्ट है आपका यहां पर C पर प्लस चार्ज, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे CH3 से, तो 2 CH3 हो गए इस कार्बोनियम आयन के पास। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट आप बताइए क्या हो जाएगा नाम इसका? तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल केटायन। ठीक है, एक तो ये नाम हो गया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन या 2 डिग्री कार्बोकेटायन आयन। ठीक है, एक और नाम होगा इसका, क्या नाम होगा बताइए? डाई मिथाइल कार्बोनियम आयन। इसका नाम क्या था? कार्बोनियम आयन। इसमें एक CH3 जुड़ेगा तो मिथाइल कार्बोनियम आयन, 2 CH3 जुड़ेगा तो डाई मिथाइल कार्बोनियम आयन। ठीक है, 3 CH3 जुड़ेगा तो ट्राई मिथाइल कार्बोनियम आयन। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? कि CH3 प्लस का नाम है कार्बोनियम आयन, एक H हटकर CH3 जुड़ गया तो क्या नाम हो गया? मिथाइल कार्बोनियम आयन। 2 CH3 जुड़ गया तो डाई मिथाइल कार्बोनियम आयन। 3 CH3 जुड़ गया, तीनों H रिप्लेस हो गया, 3 CH3 जुड़ गया, ट्राई मिथाइल कार्बोनियम आयन। ठीक है, C पर प्लस चार्ज और तीनों H हटकर वहां पे CH3 अटैच हो गया। ओके, या दिस इज ठीक है। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल केटायन। और क्या नाम होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम 3 डिग्री कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। ओके, ठीक है। और क्या नाम हो सकता है इसका? ट्राई मिथाइल कार्बोनियम आयन। ये बीच में कार्बोनियम आयन है ना, और 3 मैथिल जुड़े हैं इससे, तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल कार्बोनियम आयन। तो कार्बोकेटायंस जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, हाईली रिएक्टिव आयंस होते हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। C प्लस है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो आप देख रहे हो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि कार्बन की ऑक्टेट रूल से कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए वापस, ये कहीं पर भी रिएक्शन कर सकता है। कहाँ पे? कहीं पर भी नहीं, कहाँ पे रिएक्शन करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। जैसे OH माइनस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और तुरंत ही जाकर इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस ये भी हो सकता है जैसे H2O का केस, तो इसमें भी लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, अवेलेबल है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इससे जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, और या तो अगर ये दोनों ही अवेलेबल ना हो तो ये अपने ही बगल के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ले लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। ये इतना ज्यादा ये भूखा रहता है खाना खाने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना ज्यादा इसके पास एनर्जी होती है, इतना ये रिएक्टिव स्पीसीज होता है कि क्योंकि इसके पास ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कैसे भी करके अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। उसके लिए चाहे वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन ले, या किसी नेगेटिव स्पीसीज से ले, या किसी न्यूट्रल कंपाउंड से ले, या तो ये खुद के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले ले एज ए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में मैंने आपको बताया था कि ये इतना ये रिएक्टिव स्पीसीज होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है कि नहीं, वो या वो गलत है, कैसे पता चलेगा? मैंने कह दिया तो सही हो गया? नहीं, उसके लिए कोई रिएक्शन तो दिखाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ कि उसमें आपको पता चलेगा कि कार्बोकेटायंस कितना ज्यादा रिएक्टिव आयन होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले CH3 प्लस टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन के बारे में। तो अगर यहाँ पे हम जो सॉल्वेंट लेते हैं, अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें OH माइनस होगा, सपोज दैट OH माइनस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और ये इधर जुड़ जाएगा या तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर CH3
CH3 और यहाँ पर OH जुड़ गया, क्या बना, क्या नाम है इसका, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एल्कोहल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कितना ज्यादा ये रिएक्टिव है। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है कार्बन को, कैसे भी जहां जहां इलेक्ट्रॉन देखेगा वहां पर जाकर ये रिएक्शन करेगा। तो हम इस एरो को ऐसे भी बना सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये ऐसे भी है। ठीक है, अटैक करेगा। आज आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है। CH3 हाइड्रोजन प्लस क्या है, ये आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन। तो यहां पर यह सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर यहां पर हम कोई वाटर ले लेते हैं, कोई न्यूट्रल कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर हमने आयन लिया था बट यहाँ पर कोई न्यूट्रल कंपाउंड लेते हैं, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रॉन जहां पे अधिक होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा। और क्योंकि यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे पड़े हुए हैं इस ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पास अटैक करेगा और यहाँ पर बनेगा CH3OH। इस ऑक्सीजन पर अटैक किया है, हाइड्रोजन पर अटैक नहीं किया है। जब ऑक्सीजन पर अटैक किया तो इसका एक लोन पेयर चला गया, गायब हो गया, इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया कार्बन के साथ, तो एक लोन पेयर बचा है फिर भी। लेकिन एक लोन पेयर कम होने की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे 3 हो गई, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उसके बाद क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू आपका ये जो H प्लस है, ये एज H प्लस बाहर निकल जाएगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, क्योंकि भाई ये H प्लस बहुत ही वीक कमजोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, तो ये इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसकी वजह से ये बनेगा CH3OH और प्लस H प्लस। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाने में खर्चा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो एक लोन पेयर जब चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे 3 है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई, तो ये बगल के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, और H प्लस H प्लस के फॉर्म में वो बाहर निकल गया प्रोटॉन के फॉर्म में। और यहां पर हमें क्या मिल गया, न्यूट्रल कंपाउंड, एक सेकेंड, यहां पर H है और यहां पर H है। ठीक है, यहां पर H है, तो यहां हमें मिल गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या मिल गया हमें, अब ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर H था, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। ओके, अगर CH3 भी होता तो क्या होता था, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हो गया आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल आपका बन गया। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, अपने ऑक्टेट को कैसे भी करके ये पूरा करना चाहता है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल बताती हूँ उसका, कि वो अपने अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स कैसे ले लेता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को, वो जैसे CH3C, यहां पे है CHH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपके इसके पास कोई भी रिएजेंट नहीं है कि ये उधर से अपना न्यूक्लियोफाइल ले। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कोई भी स्पीसीज नहीं है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ये क्या करता है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना रहता है। उसके लिए ये बगल के अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को देखता है और इन दोनों के बॉन्ड पर नजर डालता है ये कार्बन, और क्या करता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इस वजह से ये अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जब खींचेगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड
यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, CH2 और H, ये बन गया। प्लस क्या बना, H+, ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आप हाइपर कंजुगेशन में मैंने इसको बताया था, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये H+ निकल गया और यहाँ पर बना आपका, ये क्या है, यहाँ पर, ठीक है, ये बना आपका प्रोपीन। ठीक है, 1 2 3 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपीन या 1 प्रोपीन। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर रिएजेंट नहीं भी है तो ये बगल के अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये शो करता है कि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये बनते कैसे हैं कार्बोकेटायंस वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो फॉर्मेशन है इसका, ठीक है, फॉर्मेशन ये बनता कैसे है, तो पहला मेथड है डायरेक्ट आयोनाइजेशन। डायरेक्ट आयोनाइजेशन, जैसे एग्जांपल है इसका, जैसे कि आपने लिया CH3Cl, तो यहां पर क्या होगा, ये Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई पोलर सॉल्वेंट आपने लिया है, पोलर सॉल्वेंट पोलर मीडियम, तो उस केस में Cl- निकल जाएगा बाहर और CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl-, तो यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन बन रहा है, मतलब डायरेक्ट आयोनाइजेशन के थ्रू कोई ऑर्गेनिक हैलाइड यहाँ पे कार्बोकेटायन बना रहा है, एल्किल हैलाइड या ऑर्गेनिक हैलाइड। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट है, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, सेम मीडियम पोलर सॉल्वेंट अगर आप लेते हो तो उस केस में भी आपका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है और बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH। आयोनाइजेशन मतलब आयोनाइज हो रहा है, ठीक है, ब्रेक हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl-। ठीक है, तो ये जो कार्बोकेटायन बना है इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में जा रहा है, कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहा है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इससे, जहां पे डबल बॉन्ड होगा और सिंगल बॉन्ड होगा प्लस चार्ज होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो इस तरह की सिस्टम जो होती है वो ज्यादा रिजोनेटिव स्ट्रक्चर शो करती है, हाईली स्टेबल स्पीसीज होती है। ठीक है, तो इस केस में आपका ये जो बन रहा है इसे बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटायन। एलाइल कार्बोकेटायन, ये जो स्पीसीज है इसे हम बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटायन और इस कार्बन का नाम है एलाइल कार्बन। एलाइल कार्बन, ठीक है, ये चीज आपको नोट कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है और यहाँ पे वैसे ही Cl निकल जा रहा है बाहर, तो यहाँ पर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर पॉजिटिव और प्लस Cl-। तो ये जो स्पीसीज बना है आपका, इसका नाम होता है विनाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, और इस कार्बन को क्या बोलते हैं फिर, विनाइल कार्बन। ठीक है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 के ऊपर प्लस चार्ज, इसको एलाइल कार्बन, इसको एलाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसे बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस विनाइल कार्बोकेटायन। इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है क्योंकि ये कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन में नहीं है, तो ये है विनाइल कार्बोकेटायन, इसे बोलते हैं विनाइल कार्बन। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ। नेक्स्ट है बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, जैसे ये कोई बेंजीन रिंग है और यहां पर जुड़ा हुआ है CH2 और यहां Cl है, तो किसी पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंट में Cl- निकल जाता है और यहां पर आपका बनता है CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl-। ठीक है, तो ये जो आपका बना स्पीसीज
इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकेटायन या बेंजाइल केटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये बेंजाइलिक कार्बन होता है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया बेंजाइल कार्बोकेटायन। इसकी स्टेबिलिटी इन सब से ज्यादा होती है क्योंकि ये रिजोनेंस में जाता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। जो भी रिजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट बाद में आते हैं। तो रिजोनेंस जहां शो हो वहां की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है उस आयन की कि उसको आप रिएक्शन के बीच में से निकाल कर बाहर रख सकते हैं, ठीक है। कोई आयन, कोई कार्बोकेटायन अगर रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो कर रहा है, इसका मतलब कि वो हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है। उससे आप सेपरेट कर सकते हैं रिएक्शन के बीच में से, ठीक है। वो सेपरेट स्टेज में रहता है, वो अलग रहता है वो कार्बोकेटायन। जैसे कि बहुत सारे ट्रोपाइलियम ब्रोमाइड कार्बोकेटायन है, वो येलो कलर का सॉलिड होता है, उसे आप सेपरेट कर सकते हो रिएक्शन के बीच में से, बहुत सारे हैं, ठीक है। और कौन? जो एरोमेटिक के साथ हो, जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हो, ऐसे कार्बोकेटायंस बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कार्बोकेटायंस है जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, जैसे CH3+, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल, प्राइमरी सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। ये रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। लेकिन ये जो कार्बोकेटायंस है इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। इन्हें आप सेपरेट भी कर सकते हैं, रिएक्शन के बीच में से निकाल कर रख सकते हैं, और काफी टाइम तक रहते भी है। जैसे ट्रोपाइलियम केटायन के बारे में बताया मैंने आपको, वो येलो कलर का सॉलिड होता है, उसे आप सेपरेट कर सकते हो रिएक्शन के बीच में से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से कार्बोकेटायन मैंने आपको बताया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसे बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। एक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर प्लस चार्ज, इसे बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटायन। एक मैंने आपको बताया ये बेंजीन रिंग है और इससे जुड़ा हुआ है CH2+, इसे बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया डायरेक्ट आयोनाइजेशन से आप कार्बोकेटायन को कैसे बनाते हो। अब नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन का तरीका, प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। इनको अगर हम करें किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, अगर हम प्रोटोनेशन करें, प्रोटोनेशन का मतलब H+ को जोड़े, तब भी कार्बोकेटायन बनते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, एल्कीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम यहाँ पर कोई लेविस एसिड ले ले, अगर हम H+ ले ले, ठीक है, तो क्या होगा कि सपोज दैट कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये कहाँ फिर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा। तो बनेगा क्या आपका? CH2CH3 बनेगा ना, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपका इथाइल कार्बोकेटायन बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। इसका मतलब प्रोटोनेशन हुआ, H+ जाके जुड़ा किस पे? ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर कोई लेविस एसिड कोई प्रोटॉन वगैरह रिलीज करता है, तो यहाँ पर वो प्रोटॉन इस एल्कीन से जुड़कर कार्बोकेटायन फॉर्म करता है। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर हम कीटोन ले ले, C डबल बॉन्ड O, और तब कोई लेविस एसिड ले ले H+, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा? COH, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी इस कीटोन का प्रोटोनेशन हो रहा है, H+ जुड़ रहा है, और यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है। तो ये 2 मेथड हो गए प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन का तरीका है, प्रोटोनेशन ऑफ that compound which have lone
पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो लैविस बेस की तरह काम करे, उनका प्रोटोनेशन अगर हम कराए, ऐसे कंपाउंड जो लैविस बेस की तरह काम करे, अगर हम उनका प्रोटोनेशन कराए तो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ऐसा कंपाउंड जो लोन पेयर को रखा हुआ है, जैसे वाटर लेंगे, नहीं लेंगे, वाटर लेंगे तो कार्बोकेटायन कहां से बनेगा? कार्बन कहां से? तो हम ऐसे कंपाउंड लेंगे जिनके पास लोन पेयर हो। सोचो ऐसा कौन सा कंपाउंड है? अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, अल्कोहल में CH3 भी होता है। ईथर ले सकते हैं आप, ठीक है, एस्टर ले सकते हैं। तो ऐसे से कंपाउंड, जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको ROH लेके दिखाती हूँ, ठीक है, और इसका प्रोटोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? प्रोटोनेशन, मतलब H+ जुड़ रहा है। H+ कहां से आएगा? लैविस एसिड से आएगा H+, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा? H+, ये आकर जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे जुड़ जाएगा ROH, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये यहां से, चूंकि कोई भी आयनिक स्पेसिस अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है, कोई भी आयनिक स्पेसिस क्या करना चाहता है? अपने आप को न्यूट्रल फॉर्म में लाना चाहता है, स्टेबल फॉर्म में लाना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल निकलने की पूरी संभावना है। तो क्या होगा कि यहां से ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को लेकर एज ए -H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और बेचारा ये कार्बन अकेले अपने इलेक्ट्रॉन को खोकर बैठा रहता है। तो बन गया आपका कार्बोकेटायन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल गया H2O के फॉर्म में। तो आपने देखा कि यहाँ पर लैविस बेस आपने लिया है, कोई ऐसा कंपाउंड लिया है जिसके पास लोन पेयर है, उसका प्रोटोनेशन हो रहा है, तब भी आपका कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, ईथर का, ROR, ठीक है। तो इस केस में भी इसका प्रोटोनेशन होगा H+ के साथ। तो यहां पर हो जाएगा ROR, H यहां जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा। फिर क्या होगा कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और R पे प्लस चार्ज और ROH अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या बन गया? कार्बोकेटायन बन गया। तो यहाँ पे लोन पेयर था, तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर हो उनका प्रोटोनेशन होता है और कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेशन का मेथड है 4th नंबर, ये भी एक प्रोटोनेशन मेथड है। अगर आप किसी एल्किल हैलाइड का, ठीक है, RX है, कोई एल्किल हैलाइड है या एसाइल हैलाइड है, तो अगर हम इसका कोई प्रोटोनेशन करा दे, लैविस एसिड के प्रेजेंट में अगर हम इसका प्रोटोनेशन करा दे, तो ये क्या होगा कि आपका ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा और H के साथ जुड़ जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? HX, ठीक है। और साथ में क्या बना आपका? इलेक्ट्रॉन खोकर बना कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ से ब्रेक कर गया, X- H+ के साथ मिला और HX बन गया, और यहाँ पे क्या बना? कार्बोकेटायन। तो किसी एल्किल हैलाइड का प्रोटोनेशन कराएंगे तब भी कार्बोकेटायन बनता है। नेक्स्ट 5th नंबर है डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट को अगर हम डिकम्पोज करें, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं तब भी कार्बोकेटायन बनता है। देखो कैसे, RN डबल बॉन्ड NCl, ये होता है फॉर्मूला इसका, और यहाँ पर Cl- बाहर निकल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, Cl- यहां से बाहर निकल जाता है। तो RN डबल बॉन्ड N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl- अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कि ये जो NN है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो एज ए न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। कौन सा न्यूट्रल कंपाउंड? नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि इस आयन में ये अनस्टेबल आयन है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल है। तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा? यहां से यहां ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मिलकर -N2 गैस के रूप में बना लेंगे, जो गैस के रूप में निकलेगा बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहां से ब्रेक हुआ, बेचारा बना कार्बोकेटायन, इसका इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया, तो क्या बन गया? कार्बोकेटायन। तो कोई भी स्पीसीज अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है, तो यहाँ पे N2 निकलने की पूरी संभावना है, तो N2 निकल जाएगी और R+ यहाँ पे बन जाएगा। तो आपने देखा कि डायजोनियम साल्ट का डिकम्पोजिशन हुआ
तो कार्बोकेटायन बनता है। एल्किल हैलाइड को प्रोटोनेशन हुआ तो कार्बोकेटायन बनता है। फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया कि क्या होता है, कैसे बनता है। होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, जैसे फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायंस, कार्बेनायंस वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो आज हमने कार्बोकेटायंस के बारे में स्टार्ट किया। ठीक है, कार्बोकेटायन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने इसका हाइब्रिडेशन बताया, स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से बनते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कार्बोकेटायन शो करते हैं। ये तो फॉर्मेशन मेथड है ना, ये जो मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन, ये कार्बोकेटायन को बनाने का तरीका है। लेकिन कार्बोकेटायन यूज कहाँ होता है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपने कहा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ये कार्बोकेटायंस बनता कहाँ है, किस रिएक्शन में बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कार्बोकेटायंस बनता है एडिशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, जो आपको आगे जब हम रिएक्शन पढ़ाएंगे, मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तब यूज होगा। तो फिलहाल कार्बोकेटायन के बारे में इतना ही है। और आपको रिएक्शंस जब आप पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो वहां पे कार्बोकेटायन का एप्लीकेशन आएगा। तो यहां तक तो कार्बोकेटायन हो गया, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ये आपका कंपटीशन में आता है, आपके रेगुलर के एग्जाम्स में आते हैं कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है। बहुत सारे कंपाउंड आयंस दे देगा, बहुत सारे कार्बोकेटायन दे देगा और पूछेगा कि इसको आप स्टेबिलिटी के ऑर्डर में रखिए, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो इस वजह से अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ेंगे।